आप सभी का स्वागत है पॉलिटिकल साइंस के नेक्स्ट सेशन में। तो आज हम जहाँ पे हमने अपना चैप्टर खत्म करा था, मतलब पहला पार्ट खत्म करा था, तो उससे आगे हम सीरीज को आगे बढ़ाएंगे जहाँ पे हमने सोवियत संघ के विखंडन के कारण कर लिए थे। तो उस अब हम पढ़ेंगे कि सोवियत संघ के विखंडन जब हुआ तो उसके परिणाम विश्व में क्या पड़े। तो सबसे पहला जो हुआ, शीत युद्ध का अंत हुआ। शीत युद्ध के अंत में मतलब 1991 में सोवियत संघ का विखंडन हुआ और ये शीत युद्ध चालू हुआ था 1945 में। तो 1945 में शीत युद्ध शुरू हुआ और 1991 में सोवियत संघ का विखंडन हुआ, जिसके फलस्वरूप शीत युद्ध खत्म हुआ। ठीक है, तो पहला परिणाम यह है कि शीत युद्ध का अंत। सेकंड, एक ध्रुवीय विश्व का होता है। तो एक विश्व में एक विचारधारा अग्रणी रही जिसका नाम था पूंजीवाद यानी अमेरिका। ये नाटो को देश काफी सुप्रीम रहे और इसी के परिणाम में आप अगर कॉन्टेक्चुअल देखोगे तो इसी सोवियत संघ के विखंडन के पश्चात यूरोपीय संघ, जो एक यूरोप के देशों का संगठन था, उसकी स्थापना में काफी तेजी हुई और 1992 में इसकी भी स्थापना हुई। तो एक ध्रुव का मतलब क्या है, पूंजीवादी व्यवस्था सामने देखने को मिली। अब इसके बाद विश्व पटल पर नवीन राज्यों का उदय, मतलब जो बाल्कन, बाल्टिक और मध्य एशिया के देश थे वो आए, जैसे रूस उत्तराधिकारी के रूप में आया। सोवियत संघ खत्म हो गया, रूस ने उसकी सारी भूमिकाएं ग्रहण करी। कम्युनिस्ट पार्टी पर प्रतिबंध, कम्युनिस्ट पार्टी वहां की जो रूढ़िवादी पार्टी थी वो खत्म हो गई। ठीक है, जिसकी घोषणा बोरिस येल्त्सिन ने करी थी। अब इसके बाद आगे देखते हैं हम विश्व स्तर पर एक व्यवस्था है जिसे बोला गया उदारवादी व्यवस्था, जो सिंपल, जैसे 1991 में आप बात भी करोगे तो 1991 में भारत ने भी एलपीजी अपनाई थी। उस एलपीजी में क्या बात की गई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, यानी उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। तो उदारीकरण ये विचारधारा विश्व में इसलिए आई जिसने अर्थव्यवस्था में करों को, अवरोधों को दूर कर कर अर्थव्यवस्था को मुक्त करा। ठीक है, और व्यापार की ओर समृद्ध करा। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो सोवियत संघ का विखंडन हुआ तो उसके पश्चात क्या आया, विश्व शीत युद्ध का अंत हो गया, एक ध्रुवीय विश्व का उदय हुआ, नवीन क्षेत्रों का उदय यानी देशों का उदय, कम्युनिस्ट पार्टी पर प्रतिबंध लगा और विश्व में उदारवादी व्यवस्था का उदय हुआ। तो यहाँ तक हमने अभी तक चैप्टर में सोवियत संघ प्रणाली, मिखाइल गोर्बाचेव के पश्चात क्या, मिखाइल गोर्बाचेव के पश्चात सोवियत संघ का विखंडन कैसे हुआ, उसके क्या कारण थे और परिणाम कवर कर लिया है। अब अगला टॉपिक जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब एक इंपॉर्टेंट अपने रूप में ही कहेंगे हम इसको, शॉक थेरेपी, है ना, शॉक थेरेपी। तो देखिए, अब देखिए ऐसी थेरेपी जो व्यक्ति को शॉक कर रही है। तो सोवियत संघ के अंतर्गत साम्यवाद के बाद त्वरित रूप से अपनाई गई पूंजीवादी धारणा को क्या कहा गया, शॉक थेरेपी। मतलब पहले एक व्यवस्था सोवियत संघ की चल रही थी जिसमें ये समाजवाद को यानी साम्यवाद को ज्यादा बल देते थे। तुरंत इन्होंने 1980 के दशक में एक ऐसी व्यवस्था अपनाई जिसमें इन्होंने सुधार करा और पूंजीवाद की तरफ अपने रुख को आगे करा, और इसको क्या बोला गया, शॉक थेरेपी। परंतु ये ऐसा शॉक था जिनको, मतलब ये ऐसी थेरेपी थी जिससे सोवियत संघ को शॉक लगा, मतलब चोट पहुंचा। आगे देखते हैं शाब्दिक अर्थ वगैरह भी। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, सोवियत संघ के अंतर्गत समाजवाद से पूंजीवाद के दौर को क्या कहा गया, शॉक थेरेपी। यानी समाजवाद पहले था, देन जाके इन्होंने कौन सी व्यवस्था अपना ली, तुरंत पूंजीवादी। तो इसी संक्रमण के काल को क्या बोला गया, शॉक थेरेपी कहा गया। संक्रमण का मतलब क्या, एक कम्युनिकेट सीरीज हुई इनकी कि पहले ये क्या चल रहा था, साम्यवाद, अचानक से पूंजीवाद हो गया। और विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने देखो क्या कहा गया इनको, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा इस मॉडल को क्या नाम दिया गया, शॉक थेरेपी। पेपर में आता है शॉक थेरेपी टाइटल किसने दिया, तो किसने दिया, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसे हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा फंड, और वर्ल्ड बैंक यानी WP। दोनों के हेडक्वार्टर कहाँ है, वॉशिंगटन DC में। ठीक है, इसको इतिहास की सबसे बड़ी क्या कहते हैं बेटा, गैराज सेल कहते हैं। गैराज सेल का मतलब है जहाँ पे मतलब कूड़े की तरह औने पौने दाम पे चीजें बेची गई। गैराज होता है ना, मतलब जहाँ टूटी चीजें पड़ी रहती है, तो वैसा रहा। अब आगे देखते हैं इसके परिणाम क्या आए, तो इसके परिणाम देख लेते हैं। तो सबसे पहला आया पुरानी साम्यवादी व्यवस्था खत्म। जो पुरानी साम्यवादी व्यवस्था थी वो क्या हो गई, खत्म। रूसी मुद्रा रूबल में गिरावट, यानी सिंपल है, जो हुआ मूल्य ह्रास हुआ, मुद्रा का क्या हुआ, मूल्य ह्रास। ठीक है, अवमूल्यन नहीं हुआ, अवमूल्यन गवर्नमेंट खुद करती है, लेकिन ये मार्केट के कारण इनकी जो मुद्रा थी वो गिर गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। उद्योगों को औने पौने दाम पर बेचा गया। जो उद्योग थे सार्वजनिक हित के, उनको निजी हाथों में औने पौने दाम पर बेचा गया, जो उनके वास्तविक मूल्य थे उनसे काफी नीचे। मुद्रास्फीति यानी महंगाई, वस्तु के रेट जो है तो वो काफी बढ़े।
इसके बाद सकल घरेलू उत्पादन में कमी, यानी जीडीपी का जो स्तर था वो काफी घटा। बोला जाता है कि जब 1990 में ये पूरा शॉक थेरेपी अपनाया था तो 1980 और 90 की जीडीपी में काफी कमी देखने को मिली थी, यानी 1980 में जो स्तर था उससे काफी जीडीपी गई थी 1990 में। आगे आते हैं सामूहिक खेती का अंत। जो एक सिस्टम चलता था सोवियत संघ का, जिसमें सरकार चीजें प्रोवाइड करती थी, चीजें प्रदान करती थी, उसका अंत हुआ, क्योंकि सारी व्यवस्था किसने ली थी? निजीकरण ने, प्राइवेटाइजेशन ने सारी चीजें ले ली थी। वित्तीय संस्थाओं का दिवालिया, यहाँ की जो बैंक व्यवस्था थी उनको दिवालिया घोषित कर दी गई थी। दिवालिया का मतलब क्या होता है? कंगाल की स्थिति, जब इनके पास कोष वगैरह ना हो। आगे देखते हैं, मध्यम वर्ग को हाशिए पर आ गया। मध्यम वर्ग का जो मिडिल क्लास वर्ग था, जो तो उसको महंगाई दिखी और सब कुछ दिखा, बेरोजगारी आई समाज में, जीडीपी का स्तर लगातार कम हुआ, तो वो हाशिए का मतलब क्या है? किनारे पर स्थित हो गया। वो पूंजीवाद ये, और इस किनारे पर कौन से आ गए? समाजवाद के और मिडिल क्लास के जो लोग थे वो इस किनारे पर ढकेल दिए गए, एकदम हाशिए पर। ठीक है, तो आशा है आपको समझ में आ गया होगा शॉक थेरेपी। अब देखिए हम आगे आते हैं कि जो नवीन गणराज्य उदित हुए किसमें? शॉक थेरेपी के अंतर्गत। मतलब शॉक थेरेपी हो गया, इसके बाद जब 1991 में पूर्णतः क्या हो गया? सोवियत संघ का विखंडन, तो विश्व में नवीन इकाई अधिकार शक्तियों का क्या हुआ? उदय हुआ। अब ये कितने थे वो देखते हैं अपन कि कितने क्षेत्र थे। तो देखते हैं इसमें सबसे पहले क्या, सोवियत संघ का विखंडन 1991 के पश्चात हुआ, और इसके बाद किसका गठन हुआ? राष्ट्रीय कुल का, जिसमें 15 गणराज्य विखंडित हुए, लेकिन शामिल कितने हुए थे? केवल 12। कितने शामिल हुए थे? 12। ठीक है, आगे आते हैं। इस नवीन इकाइयों को बाल्टिक, बाल्कन, मध्य एशिया में शामिल किया गया, लेकिन आप में रूस दे रखा है स्पेशली, तो रूस को देखते हैं। रूस सोवियत संघ के विखंडन के पश्चात, यानी रूस को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी घोषित किया गया, यानी रूस को क्या घोषित किया गया? उत्तराधिकारी किसका? सोवियत संघ का। ठीक है, बाल्कन क्षेत्र में कौन कौन से थे? हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, ठीक है, और क्रोएशिया, ये किस में थे? बाल्कन क्षेत्र में। और मध्य एशिया में अजरबैजान, अर्मेनिया, यूक्रेन, किर्गिस्तान और जॉर्जिया, ये क्षेत्र किसमें थे? मध्य एशिया। ठीक है, तो नवीन अधिकार शक्ति में आपको आशा होगा समझ में आ गया। रूस एक लगाया बाल्कन क्षेत्र, और मध्य एशिया में अजरबैजान, अर्मेनिया, यूक्रेन, किर्गिस्तान और जॉर्जिया। और जो राष्ट्रीय कुल था जिसमें 12 देश शामिल थे, पर पूरा विखंड कितने हुआ था? ये 15 में, लेकिन कितने शामिल हुए थे? 12। तो ये 15 है। ठीक है, अब आगे आते हैं। अब देखिए सोवियत संघ और भारत के संबंध, तो आता है पेपर में ये, और दे भी रखा है, वैसे तो आपने दे रखा है साम्यवादी देश के साथ। तो चीन को हम आगे भी डिस्कस करेंगे। चीन का जो टॉपिक है वो सत्ता के वैकल्पिक केंद्र में भी है, यानी सत्ता के समकालीन केंद्र में भी है। तो सोवियत संघ और भारत के मध्य संबंध, तो आजादी से लेकर वर्तमान परिदृश्य तक भारत और भूतपूर्व सोवियत संघ के संबंध काफी सकारात्मक रहे, यानी दोनों देशों में काफी मेल मिलाप रहे। हमेशा सोवियत संघ ने अपने छोटे भाई की तरह ट्रीट कराया। शीत युद्ध में जब 1971 में भारत ने पाकिस्तान से युद्ध करा था, तो वहां भी पाकिस्तान का ना साथ देकर सोवियत संघ ने हमारा हाथ पकड़ा था और हमारा साथ दिया था। और यहाँ पे अप्रत्यक्ष रूप से शीत युद्ध आया था। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने सपोर्ट करा था, यानी समर्थन दिया था पाकिस्तान को, और हमको समर्थन दिया था सोवियत संघ। ठीक है, तो सोवियत संघ ने कश्मीर मुद्दे से लेकर विभिन्न विवादों पर हमेशा किसका साथ दिया? भारत का साथ दिया है। स्वतंत्र भारत की योजना पद्धति, यानी ये जो योजना आयोग थी वो भी किस पर आधारित थी? रूसी मॉडल पर। किस पर आधारित थी? रूसी मॉडल पर। ठीक है, जैसे योजना का पिता अपने देश में किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? विश्वेश्वरैया को। परंतु योजना आयोग का पिता किसे कहा जाता है? पीसी महालनोबिस को। ठीक है, तो और वो उन्होंने कौन से मॉडल पर अपनाया था? ये रूसी मॉडल पर अपनाया था। आगे आते हैं। अब देखिए दोनों देश के संबंध जो थे, दोनों के आर्थिक संबंध काफी मजबूत हैं। ये लगातार भारत जो है उनसे आर्थिक क्षेत्र में लगातार वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान करता है। और भारतीय चलचित्र का भी प्रसिद्ध है, तो इसका एक्सप्लेनेशन में आप लिखना ऐसे करके, जो मैंने बताया कि आर्थिक क्षेत्र दोनों देश के मजबूत है, लगातार वस्तु और सेवाओं का आयात निर्यात लोग करते हैं। अगला है भारतीय चलचित्र काफी रूप में प्रसिद्ध, यानी भारतीय फिल्म काफी बड़े स्तर पर देखी जाती है रूस में। आप एनसीईआरटी खोलोगे तो उसको एंड में दे भी रखा है। सैन्य क्षेत्र में सुदृढ़, भारत सबसे ज्यादा हथियार कहां से खरीदता है? सोवियत संघ से। और हर वर्ष भारत सैन्य अभ्यास करता है किसके साथ? सोवियत संघ के साथ। अगला क्या है? दोनों के मध्य लगातार आर्थिक क्षेत्र में विस्तारित, यानी लगातार हमारे जो व्यापार क्षेत्र है वो बढ़ा ही है किसके साथ? सोवियत संघ के साथ लगातार। ठीक है, इसके बाद व्यापारिक गतिविधि में बढ़ोतरी, यानी दृश्य और अदृश्य मदों, यानी जो दृश्य मद का मतलब वस्तु, और सेवाएं में अदृश्य मद। भारत लगातार किससे खरीदता है? सोवियत संघ से लेता है। और हमारे लोग भी वहां पर कार्य वगैरह करने जाते हैं, और उनके लोग भी यहाँ पे आते हैं
व्यापार करने, ठीक है। कश्मीर मुद्दे पर भारत ने हमेशा किसका साथ दिया है? सोवियत मतलब सोवियत संघ ने हमेशा किसका साथ दिया? भारत का, कश्मीर मुद्दे को, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे मैंने बोला ना, कभी भी भारत में जब विवाद हुआ ना कि शीत युद्ध से पहले 1991 में, तो हमेशा अप्रत्यक्ष शीत युद्ध देखने को मिला है, जहाँ पे अमेरिका ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है और हमारा साथ हमेशा सोवियत संघ ने दिया। तो इसको अप्रत्यक्ष युद्ध कहते हैं, जहाँ पे दोनों शीत युद्ध के देश डायरेक्ट तो नहीं आ रहे हैं, पर अप्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से दोनों के दोनों देश वहां पर है। तो यहाँ पर स्टैंड हमेशा सोवियत संघ ने किसका लिया है? भारत का लिया है। तो कश्मीर मुद्दे पर सोवियत संघ द्वारा भारत का साथ देना। अब देखिए इस चैप्टर में ना कुछ नेता के नाम है और वहां से बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने पढ़ा, सोवियत संघ के पितामह किसे कहते हैं? व्लादिमीर लेनिन को। तो व्लादिमीर लेनिन जो थे, कट्टर कौन थे? कट्टर साम्यवाद, जन्म काल 1870 से लेकर 1924 तक, बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक और रूसी क्रांति के ने क्या कहते हैं? नायक कहते हैं। रूसी क्रांति के नायक कौन थे? कौन थे? व्लादिमीर लेनिन। आगे देखते हैं हम। देखिए व्लादिमीर लेनिन ये रहे अपने, एकदम मैंने इनका अलग से ही फोटो करके लगाया था एकदम, तो काफी सुंदर व्लादिमीर लेनिन, देखो कोट वोट पहन रखा है एकदम। आगे देखते हैं। और हाँ, संघर्ष काफी रहा इनके जीवन में, लगातार रूस की व्यवस्था ने इनको दबाया था। जब शुरू में ये साम्यवाद विचारधारा के थे, तो साम्यवाद को भी पनाह नहीं मिलती। कैसे कार्ल मार्क्स भी अपने जीवन में अलग अलग जगह में घूमते रहे, क्योंकि जर्मन से उनको निकाला गया। ये थोड़े क्रांतिकारी होते हैं ना, इनके जो लेख वगैरह भी होते हैं, तो उनसे सरकार काफी भयभीत रहती है। तो इसलिए इनका भी, कैसे इनके भाई इनके कारण इनके भाई को भी प्रताड़ित करा गया था रूस जार व्यवस्था द्वारा, ठीक है। तो ये रहे अपने व्लादिमीर लेनिन। आगे देखते हैं अगले जो है जोसेफ स्टालिन। शीत युद्ध जब हुआ था 1945 में, तो ध्यान रखिएगा जोसेफ स्टालिन सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे, और वहीं चर्चिल जो थे वो किसके थे? प्रधानमंत्री आपके ब्रिटेन के। और सोवियत संघ के जो थे उस समय कौन? उसके अमेरिका के कौन थे उस समय? रूजवेल्ट। कौन थे? रूजवेल्ट। तो तीनों का ध्यान रखिएगा, वापस से रिपीट कर देता हूं। जोसेफ स्टालिन सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे, ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो थे चर्चिल, और अमेरिका के जो थे वो रूजवेल्ट थे, क्योंकि कई बार पूछ लेते हैं। और इन तीनों का नाम मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये तीनों फाउंडर थे यूएनओ के एस्टेब्लिशमेंट में, जहाँ पे इन्होंने अटलांटिक चार्टर के बाद एंड तक आते आते 1945 में यूएनओ की स्थापना करी थी, 24 अक्टूबर 1945 में। तो जोसेफ स्टालिन देखते हैं, कट्टर एकदम साम्यवादी व्यवस्था वाले, जिन्होंने व्लादिमीर लेनिन की विचारधारा को आगे बढ़ाया। लेनिन के उत्तराधिकारी देखिए बोल दिया। जन्म काल कहाँ से कहाँ तक है? 1879 से लेकर 1953 तक। औद्योगिकरण में तीव्रता लाए, ये ध्यान रखना, पेपर में आता है कि कौन सा सोवियत संघ का लीडर जिसने औद्योगिकरण में तीव्रता लेकर आया, तो कौन था? जोसेफ स्टालिन। और बलपूर्वक खेती का सामूहिकरण करा। सामूहिकरण का मतलब क्या? सारी व्यवस्था सरकार के पास, यानी राज्य के पास, ठीक है, तो उसे सामूहिकरण कहते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के जीत का श्रेय भी इन्हें जाता है, क्योंकि मित्र राष्ट्र में थे ये अमेरिका के साथ, ठीक है। कट्टर पूंजीवादी विरोधी, यानी पूंजीवाद का क्या करते थे? विरोध। तो ये देखिए हमारे जोसेफ स्टालिन, एकदम स्मार्ट से, ठीक है, जोसेफ स्टालिन है। आगे आते हैं अगले लीडर पर। अगला है निकिता क्रुश्चेव। अब ये ऐसे लीडर थे सोवियत संघ के जिन्होंने शीतलता पे ध्यान दिया, यानी इन्होंने विद्रोह नहीं करा, इन्होंने शीतलता पे ध्यान दिया, ठीक है। शीतलता का मतलब क्या? इन्होंने सिंपल क्या बोला कि इन्होंने बोला कि जो जोसेफ स्टालिन की नीतियां थी ना वो थोड़ी जटिल थी, तो इन्होंने उस जटिल नीति को थोड़ा सरल करा और अमेरिका के साथ थोड़े संबंध बनाए। क्योंकि जब ये आए तो ब्रेजनेव थे क्या, कहाँ के राष्ट्रपति? अमेरिका के। तो शीतलता इन्होंने स्थापित करी किसके साथ? अमेरिका के साथ, ठीक है। एक बार जगह स्पेस कम पड़ रहा है, यानी इसको शैथल्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शीतलता, ठीक है, ठीक है। शीतलता स्थापित करी थी इन्होंने, और इसी को ही हम क्या कहते हैं? शैथल्य कहते हैं। क्या कहते हैं? शैथल्य। कभी आप आगे पढ़ोगे ना तो कभी आता है कि किस युग में, यानी किसके दौर में शीत युद्ध में शैथल्य स्थापित हुआ। तो शैथल्य किसके काल में स्थापित हुआ? तो निकिता क्रुश्चेव। तो जन्म 1874 से 1971। स्टालिन की कट्टर नीति का आलोचन। तो ये ने बोला जो कट्टर था ना स्टालिन साम्यवाद के प्रति, वैसा नहीं होना चाहिए। और 1953 से 1964 तक किसके राष्ट्रपति रहे? सोवियत संघ के। और इन्होंने अमेरिका से शैथिल्य की बात करी, शीतलता की बात करी, बातचीत की बात करी। जोसेफ स्टालिन की तरह नहीं थे पूर्णतः विरोधी अमेरिका के।
1956 में इन्होंने कुछ सुधार करे थे, यहाँ देखो कुछ मिसप्रिंटेड है तो कुछ सुधार करे, कुछ ऐसे है तो वो हो गया गलती से। पश्चिमी से शांतिपूर्ण सहयोग, मैंने आपको बताया था ब्रेजनेव से इनके साथ काफी अच्छे संबंध थे अमेरिकी राष्ट्रपति से। क्यूबा संकट के समय भी क्या थे, राष्ट्रपति थे, और उस समय क्यूबा संकट के समय अमेरिका के राष्ट्रपति बदल गए थे, उस समय कौन थे, जॉन एफ कैनेडी थे। ठीक है, आगे आते हैं, ये देखिए ये अपने निकिता खुश्रेव, बच्चे इसको ना निकिता समझ के लड़की समझते पर ये लड़का है। ठीक है, तो आगे देखते हैं अपन। लियोड ब्रेजनेव, इनका जन्म जो था 1906 से 1982 तक हुआ, और राष्ट्रपति कब रहे 1964 से लेकर 1982 तक। ठीक है, और एशिया सामूहिक सुरक्षा का सुझाव दिया था इन्होंने, कि एशिया में सामूहिक सुरक्षा का सुझाव किसके द्वारा दिया गया, ब्रेजनेव द्वारा, लियोनिड ब्रेजनेव द्वारा। अफगान संकट में राष्ट्रपति थे, तो अफगान संकट 1978 में हुआ, तो उस समय एक राष्ट्रपति थे सोवियत संघ के। अफगान संकट में क्या था कि सोवियत संघ ने वहां हस्तक्षेप करा था, तो अमेरिका को फलस्वरूप वहां पे हस्तक्षेप करना पड़ा। और चेकोस्लोवाकिया तनाव भी में भी यही थे 1968 में। ठीक है, आगे आते देखिए रे अपने ब्रेजनेव से। ठीक है, सबकी फोटो मैंने लगा रखी है। अब अगला आते मिखाइल गोर्बाचेव, इसके बारे में तो आपको शुरू में बता चुका हूं मैं। अगर सोवियत संघ की बात करी जाए और इनका नाम ना है तो बात ही अलग है। तो 1931 से लेके 2022 में इनकी मृत्यु हुई है। लेटेस्ट एनसीईआरटी में आपको डेट मिल जाएगा, पुरानी वाली में नहीं मिलेगा। और कब से कब तक रहे सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति, ये भी ध्यान रखिएगा, अंतिम राष्ट्रपति पेरेस्ट्रोइका ग्लासनोस्ट, यानी पेरेस्ट्रोइका का मतलब पुनर्रचना, ग्लासनोस्ट का मतलब खुलापन, इन्होंने शुरू करा। इसके जनक ये कहे जाते हैं। हथियारों की होड़ पर रोक लगाया, अफगानिस्तान और पूर्वी यूरोप से अपनी सेना वापस बुला ली। तो इन्होंने भी शैथल्य करा। जैसे एक शैथल्य किसने करा था बताइए, एक शैथल्य करा था किसने, एक शैथल्य निकिता खुश्रेव ने करा था, और दूसरा शैथल्य का जो दौर आया वो किसके दौर में आया, मिखाइल गोर्बाचेव। ठीक है, जिन्होंने अपनी सेना अलग अलग जगह पर जो थी अफगान में, पूर्वी यूरोप में, वहां से बुला ली थी। अब सोवियत संघ विखंडन का आरोप भी इन पे लगाया जाता है, और ये रहे मिखाइल गोर्बाचेव। अब अंतिम में जो आता है बोरिस येल्त्सिन, कौन आते, बोरिस येल्त्सिन, जन्म काल 1931 से 2007 तक, रूस के प्रथम चुने राष्ट्रपति, अंतिम राष्ट्रपति वो, लेकिन रूस के प्रथम चुने राष्ट्रपति कौन थे, बोरिस येल्त्सिन। आगे देखते हैं, गोर्बाचेव द्वारा मॉस्को के मेयर बनाए गए थे। तो पहले कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि जो आपके बोरिस थे वो राष्ट्रपति से पहले कहाँ के मेयर थे, तो मॉस्को के मेयर थे। और पश्चात गोर्बाचेव की नीति का इन्होंने भी आलोचना करा, और सोवियत संघ विखंडन में केंद्र भूमिका इन्होंने ही निभाई थी। तो यहाँ तक जितने भी महत्वपूर्ण चीज थे शॉर्ट एंड क्रिस्प फॉर्म में मैंने आपको पूरा समझा दिया है। अब ये रहे अपने कौन, आपके बोरिस येल्त्सिन, देखो स्मार्ट से काफी कोट वोट पहनकर एकदम। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन जो आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मतलब यही क्वेश्चन आते से बाहर नहीं आते, अब इनकी प्रैक्टिस कर लेके मोर देन इनफ है। सोवियत संघ प्रणाली से आप क्या समझते हैं, इसके विलक्षण बता दो। राज्य सबसे सर्वोपरि है, पूंजीवाद का विरोध करा, जार व्यवस्था का अंत करा, ऐसे पॉइंट्स बना के आप इजीली लिख सकते हो। उसका पितामह व्लादिमीर लेनिन को कहा जाता है। किन कारणों से सोवियत संघ का विखंडन हुआ, तो हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा था। इंट्रोडक्शन अच्छे से बना दीजिएगा, पॉइंट अच्छे से लिख दीजिएगा। बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार, अमेरिका से पिछड़ापन, ये सारा का सारा ऐसे पॉइंट बनाकर अच्छे से। और इंट्रोडक्शन में आप वो लिख देना तो ज्यादा अच्छा कि 1991 में रूस, बेलारूस, यूक्रेन के द्वारा बोरिस येल्त्सिन के नेतृत्व में सोवियत संघ विखंडन की घोषणा की गई, जिसमें 15 देशों में विखंडित हुआ। क्षेत्र नंबर 12 CIS में शामिल हुआ, और उसके विखंडन कारण इस प्रकार है। और पॉइंट बना के अंतिम से कंक्लूड कर दीजिएगा। अगला आता है सोवियत शॉक थेरेपी क्या है, तो मैं आपको बता चुका हूँ। किन कारणों से गैराज सेल कहा जाता है, रूसी मुद्रा रूबल में गिरावट, पुरानी अर्थव्यवस्था तहस नहस होना, बैंकों का दिवालिया होना, सारे पॉइंट लिखवा चुके, काफी बढ़िया। आगे देखते हैं, सोवियत संघ विखंडन के पश्चात विश्व में क्या प्रभाव पड़े, शीत युद्ध का अंत हुआ, एक दूरी विश्व की स्थापना हुई है ना, उदारवाद जैसी विचारधारा प्रभावित हुई, मतलब ज्यादा प्रचलित हुई। इसके बाद आप क्या लिख सकते हो, पूंजीवादी व्यवस्था बढ़ी, ठीक है ना, साम्यवादी व्यवस्था खत्म हुई, कम्युनिस्ट पार्टी का अंत हुआ। भारत और सोवियत संघ के मध्य संबंध वो मैं आपको बता चुका हूँ कि दोनों के संबंध सकारात्मक ही रहे। तो ये हमारा था फर्स्ट चैप्टर। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, इतना क्रिस्प एंड शॉर्ट फॉर्म। और चैनल पर बने रहिएगा, ऐसे ही हम लगातार वीडियो लेकर आते रहेंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, और बहुत बहुत धन्यवाद चैनल पर बने रहने के लिए। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें नया टॉपिक चालू करेंगे, नया चैप्टर चालू करेंगे। कौन सा चैप्टर है अगला बताइए, समकालीन सत्ता के केंद्र, यानी अल्टरनेटिव पावर ऑफ स्टेट। तो उसमें हम पढ़ेंगे चीन के बारे में, है ना, आसियान के बारे में, है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। चलिए धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।